नमस्कार। स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत जो हम अपना भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आज आपका जो हम अपना पूरा कर रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। और आधुनिक भारत को प्रयास पूरा करने के क्रम में ही आज आपका ये लेक्चर नंबर आपका ये 30 होगा। इसी लेक्चर नंबर 30 के माध्यम से हम देखेंगे कि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या था जो 1939 में आया था, देशी रियासतें कौन थी और द्वितीय विश्व युद्ध किस प्रकार से हुआ था। जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक है उसके हम 3 टॉपिक आज इसमें कवर करेंगे। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, देशी रियासतें और उसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध। अब देखो ये जो वीडियो होगा आपका, ये वीडियो आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, आरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए यूजफुल होगा आपका। और ध्यान रखना है कि जो 14 तारीख की डेट है आपकी 14 मई की पीसीएस के लिए, उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा, क्योंकि इसी के तहत आपको आइडिया लगेगा कि आयोग ने पिछले वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न मतलब किए हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपना कांग्रेसी त्रिपुरी संकट। तो देखो, इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में इसके हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। जैसे देखो, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष चुने गए। जो कैसे थे? वो निर्विरोध चुने गए थे यहाँ पर। वर्ष 1939 के त्रिपुरी था, त्रिपुरी कहाँ है आपका? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित टाबी सितार मैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की सब गद्दी संभाली थी, एक तरीके से ये कहते तो। और 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है कि कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, तो 1939 में। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाकर और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के अवसर हैं। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। अब देखो, ये तो इसका केवल कॉन्सेप्ट है, छोटे से छोटे टॉपिक है, आप देखते नहीं, ये आराम से अभी आपके कवर हो जाएंगे 25-30 मिनट में। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसके। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो सुभाष चंद्र बोस ही हुए थे, और 1939 में भी ये पट्टाभी सितार मैया को हराकर निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा, गुजरात में अधिवेशन जो फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सितारा मैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित भी हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? हरिपुरा अध्यक्ष की अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी, या एससी बोस भी कह सकते हैं शॉर्ट में। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है आपका गुजरात में। आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? देखो त्रिपुरी है आपका, आप मध्य प्रदेश में, एमपी में है त्रिपुरी, लेकिन एमपी में भी देखो ऑप्शन नहीं है राज्य के, ये शहर क्या ऑप्शन दिया, तो फिर आएगा आपका आंसर जबलपुर में है त्रिपुरी, और जबलपुर है आपका मध्य प्रदेश में। 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सितार मैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीते। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपका त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में जो हुआ था। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सितार मैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो ये हुआ था आपका 1939 में। आंसर आपका डी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनको हराकर बने थे, तो पट्टाभी सितार मैया को हराया था।
या ये कह लो पी सितार मैया को, आंसर आपका ई होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो ये हुआ था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? कोई कौन बने थे? जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो ये हो गया था कांग्रेस की कार्यकारी समिति के गठन पर। आंसर आपका ए ही बनेगा। जैसे कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस की कार्यकारी समिति के गठन पर प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी के इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी से कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचार के लोग हों, परंतु अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि इन आने वाले संघर्ष का नेतृत्व गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अतः अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो ये देखा था सुभाष चंद्र बोस साहब ने। आंसर आपका सी लगेगा इसमें। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप पर मंडरा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ से आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। ये तो हो गया आपका देखो कांग्रेसी त्रिपुरी अधिवेशन। अब आपका देशी रियासतों के बारे में देख लेते हैं। पहले इनका नोट्स देख लेते हैं और फिर इनके क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। जैसे बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसी भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य वन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसका आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिक लाल कोठारी, जी आर अभ्यंकर ने इसका आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल अर्थात ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये ध्यान रखना कि इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू साहब। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी व सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत व डोमिनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है केवल। अब इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो क्या कहते हैं प्रश्न। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? जो 1947 में बटल कमेटी कमेटी बनी थी उसका उद्देश्य देखो क्या था। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना ये नहीं था आपका। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना ये भी नहीं था। राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लगाना नहीं। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। आंसर आपका डी होगा। बटल समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना
तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी पूर्व सत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास होगा। अब देखो ये तो इसका हो जाता है केवल और केवल क्वेश्चन की जो आपकी प्रैक्टिस थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? देखो ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था, या बटलर समिति का गठन भी कब हुआ था? 1927 में ही हुआ था। 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतें आईं, 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारतीय प्रजामंडल अर्थात ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुने गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू साहब यहाँ पर इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों में साझी राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारतीय प्रजामंडल अर्थात ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक सन में हुआ था, तो किस सन में सबसे अधिक रजवाड़ों का विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। आंसर आपका बी होगा। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़ एवं जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों के देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले, संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है, अन्य रजवाड़ों ने भारत में विलय के बाद किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंबित किया था? मतलब देरी की थी इन्होंने। ये विलंबित करने का मतलब ये है कि ये शामिल होना ही नहीं चाह रहे थे। किसी को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, तो किसी को कुछ विलय पत्र के आधार पर इसमें शामिल किया गया। तो ऐसी तीन रियासतें थी। एक तो थी आपकी जूनागढ़, जूनागढ़ के साथ साथ थी एक आपकी हैदराबाद, और दूसरी तीसरी थी आपकी जम्मू कश्मीर। तो तीन थी आपकी। बी आंसर लगेगा इसमें। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था, तो ये बना था 26 अक्टूबर 1947 को। आंसर आपका सी होगा। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? वो था आपका पंजाब। आंसर आपका ए होगा इसमें। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब पटियाला पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। नेक्स्ट। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो देशी रियासतों में यथावत जो पक्षधर था वो हैदराबाद। ए आंसर बनेगा आपका। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लाइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। ये तो हो जाता है आपका देशी रियासत है। आप द्वितीय विश्व युद्ध भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कहता है दूसरा विश्व युद्ध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो, ये पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लिंथिंगो वायसराय था। ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने से की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर
नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया था कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकृत लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है। लॉर्ड लिंथिंगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया और भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। अब देखो, कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना जरा। कितने प्रांतों में, ये मैंने आपको पिछले की वीडियो जो आपका लेक्चर नंबर 29 था ना, उसमें आपको खूब डिटेल के साथ बताया था कि कहाँ कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और कहाँ कहाँ उन्होंने कुछ मिली जुली सरकार बनाई थी। तो ये आपको जरा कमेंट बॉक्स में बताना। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था। और विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 1945 तक था। बस इसमें इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। जरा इसके क्वेश्चनों पर निगाह मार लेते हैं। देखो, क्वेश्चन कहता है पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना, ये इसकी नीति थी। आंसर आपका ए ही हो जाएगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब देखो, कथन दिया है एस और उसका कारण दिया है आर। अब कहता है कि इनमें से, ये कह रहा है कि आपको सत्य छांटना है कि क्या है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। चलो देखते हैं, ऐसा था? देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस ने इनको सहयोग नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। कोई आशा नहीं थी इन्हें। इसका मतलब दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो एस और आर दोनों ही असत्य हैं आपके। बी आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी और फांसीवाद की भर्त्सना की गई। देखो, नाजीवाद और फांसीवाद क्या होते हैं, इनकी चर्चा मैं आपको करूंगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका केवल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही आपको आया है, क्योंकि जो आपका प्री का सिलेबस है, प्री के सिलेबस में पीसीएसके में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये ध्यान रखना। तो जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर नाजीवाद और फांसीवाद को पढ़ेंगे। लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकृत लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही क्या है, असत्य हैं। फिर से आपका कथन ए है और कारण उसका आर। कहता है, कथन ए कहता है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। बिल्कुल राइट था। आठ आठ प्रांतों में आपकी जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसमें उन्होंने सभी में ही उन्होंने आपको इसमें त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। दोनों ही कथन सही है। आर व्याख्या कर रहा है ए की, इसका मतलब आंसर ए होगा। लॉर्ड लिंथिंगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। निम्न 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था? देखो, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ये ठीक है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी ठीक है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं था। देखो सॉरी, ये आपका सवाल पूरा ही गलत हो गया। कांग्रेस ने अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ये बिल्कुल आपका, ये भी आपका गलत है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव था, ये भी आपका गलत हुआ। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी आपका गलत है। ऐसा कुछ नहीं था। जबकि क्या है आपका, इसमें जब कोई सा भी नहीं है तो इसका अब आंसर आप डी लगाएं, क्योंकि उपयुक्त कथन ना तो ए ना बी और ना ही सी, कोई सा भी इसमें सही नहीं है। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में समाप्त हुआ था। आंसर आपका बी हो। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि 1945 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। आंसर आपका सी होगा।
विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940 से 45 के बीच में रखा गया था। तो ये तो हो जाता है आपका तीनों पॉइंट आपके इतना ही इसमें क्वेश्चन है, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है, इतना ही आपको पढ़ना। अब देखो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा पाकिस्तान के बाद, इंपोर्टेंट टॉपिक होगा बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आप अगली वीडियो का वेट कीजिए। और यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि जो मैंने आपको यूट्यूब पर कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई है, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा दी और कंप्लीट हिंदी भी पढ़ा दी, तो यदि इनमें से किसी के भी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।